नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम था बच्चों कॉन्टिन्यूटी। तो आज इसी वीडियो के अंदर, इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम कॉन्टिन्यूटी के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों, अगर आपने इस वीडियो लेक्चर से पहले यानी पार्ट 1 को अगर नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी जाकर पार्ट 1 को जरूर देखें, जहां पर हमने कॉन्टिन्यूटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को, बेसिक टर्मिनोलॉजी को बड़े ही आसान भाषा में समझा है और कुछ छोटी छोटी बातें करी हैं। तो चलिए उसी पोर्शन को कंटिन्यू करते हुए यानी वीडियो लेक्चर के पार्ट 2 को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पर कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड और कुछ छोटी छोटी बातों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और वो भी बड़े ही आसान सी भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है क्या? तो बच्चों, आपको जैसा दिखाई दे रहा होगा कि सारी बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी, ठीक है क्या? तो आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आपको ये सारी बातें समझ में आ जाए कि हमने क्या क्या पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब लास्ट क्लास में हमने बच्चों आपके लिए टॉपिक छोड़ा था साइनम फंक्शन या फिर सिग्नम फंक्शन। आज इसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए बच्चों हम एक और टॉपिक समझ रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आज के टॉपिक की शुरुआत हमें बच्चों कहाँ से करनी है? आज के टॉपिक की शुरुआत बच्चों हमें करनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से। कहाँ से करनी है बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। आज हमें बच्चों यहां से पढ़ना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है क्या? तो आराम से समझेंगे बच्चों कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले याद कि इसे शॉर्ट में बच्चों GIF फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GIF फंक्शन यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसे क्या दिखाते हैं बच्चों? इसे बॉक्स X से डिनोट करा जाता है। इस बॉक्स के अंदर लिखा गया है X, बॉक्स X। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? बॉक्स X से, यानी विद इन द बॉक्स रहता है। अब इसका मतलब क्या होता है? तो हम बच्चे कहते हैं कि GIF फंक्शन क्या होता है, GIF फंक्शन किसे कहते हैं? तो हमने कहा बच्चों द वैल्यू of greatest integer, the value of greatest integer which is less than or equal to x। क्या कहा बच्चों? हमने पढ़ के बताओ कि GIF फंक्शन क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर, द वैल्यू ऑफ बच्चों, द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वो वैल्यू जो x से या तो छोटी हो यानी लेस देन हो, या x के क्या हो बच्चों? बराबर हो, उसे GIF फंक्शन कहते हैं। सर बात समझ में नहीं क्या कह रहे हैं? ठीक है, समझाता हूँ। बेसिक एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। मैंने कहा इस बॉक्स के अंदर बच्चों लिखा है 2, फिर मैंने कहा इस बॉक्स के अंदर लिखा है -1, फिर इस बॉक्स में बच्चों लिखा है हमारे सामने 10, फिर बच्चों मैंने बॉक्स के अंदर लिखा है 12, फिर मैंने बच्चों बॉक्स के अंदर लिख दिया है 99, वो भी नेगेटिव में। ये मैंने कुछ बच्चों वैल्यू लिखी है। दूसरी तरफ मैं कुछ फिर से कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ। अब लिख रहा हूँ बच्चों मैं 0.1, मैंने लिखा बच्चों 2.5, मैंने लिखा बच्चों 3.9, ठीक है। मैं लिख रहा हूं माइनस में 4.9, मैं लिख रहा हूं माइनस में 10.2। तो मैंने आपके सामने कुछ बेसिक एग्जांपल लिखे हैं। ये 2 एग्जांपल हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले कि आप देखो इन बॉक्स के अंदर ये लिखा हुआ है 2, ये बच्चों -1, ये लिखा है 10, ये लिखा हुआ है 12, ये लिखा हुआ है बच्चों -99। ये सभी के सभी कंप्लीट नंबर है। कैसे नंबर है बच्चों? कंप्लीट। तो इनको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटीजर। कोई भी दिक्कत? ये इंटीजर है या फिर हम इसे कह देते हैं इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू,
कोई भी दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ बच्चों हमने फिर से बॉक्स के अंदर लिखा है, जैसा आप देख रहे होंगे 2.5, 0.1, 3.9, माइनस में 4.9, माइनस में 10.2। ये भी इंटीजर है, लेकिन ये इनको हम इंटीजर नहीं कहेंगे, मतलब ये इंटीजर नहीं है, इन्हें हम कहते हैं नॉन इंटीजर। क्या बोलते हैं बच्चों? नॉन इंटीजर। ये हमारे लिए इंटीजर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। ये हमारे लिए इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन इंटीजर, यानी नॉन इंटीग्रल वैल्यू, नॉन इंटीग्रल वैल्यू। तो यानी इस बॉक्स के अंदर जो हमारा बच्चों x होता है, ये x दो तरीके से हो सकता है। ये x कितने तरीके से हो सकता है? दो तरीके से हो सकता है। सर कैसे? ऐसे। इस बॉक्स में लिखी गई x की वैल्यू दो तरीके से हो सकती है। या तो ये x एक इंटीग्रल वैल्यू होगा, या तो x एक इंटीग्रल वैल्यू होगा, या फिर ये x बच्चों एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू होगा, नॉन इंटीग्रल वैल्यू होगा। तो बॉक्स के अंदर कितने तरीके की वैल्यू हो सकती है? सर जी दो तरह की। कौन कौन सी? या तो वो इंटीजर होगा, या तो वो इंटीजर नहीं होगा। सही है क्या? हाँ या ना? यस सर। अब सर इसका मतलब समझा दो। आओ, अगर बच्चों बॉक्स के अंदर क्या है? एक इंटीजर वैल्यू लिखी हुई है, एक इंटीग्रल वैल्यू लिखी गई है, एक इंटीग्रल वैल्यू लिखी हुई है, यानी एक इंटीजर, तो आंसर बच्चों जैसा है वैसा ही मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसा है वैसे ही मिलेगा। मतलब कि ये कि अगर बॉक्स के अंदर एक इंटीजर वैल्यू लिखी गई है तो आंसर क्या मिलेगा? जस्ट सेम आंसर मिलेगा। कैसा आंसर मिलेगा बच्चों? सेम। मतलब इधर देखो, एग्जांपल में समझा देता हूं मैं, देखना जरा एक बार कि सर यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिखा है 2 तो आंसर मिलेगा 2, लिखा है -1 तो आंसर मिलेगा -1, एज इट इज़। अगर ये लिखा है 10 तो ये 10, यहाँ 12 तो ये भी 12, ये -99 तो ये माइनस में 99। यानी अगर बॉक्स के अंदर जो x लिखा गया है, अगर वो x हमारा एक इंटीजर हुआ, यानी एक इंटीग्रल वैल्यू हुई, तो जैसा अंदर बॉक्स में लिखा रहेगा वैसा ही आंसर आएगा। जैसा अंदर बॉक्स में लिखा रहेगा वैसा ही आंसर आएगा। जैसा अंदर बॉक्स में लिखा है वैसा ही आंसर आ रहा है। बात आ गई। अब इसके दूसरे पहलू पे चलते हैं, जहां पे बॉक्स के अंदर क्या लिखा है बच्चों? एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू लिखी गई है। कैसी वैल्यू लिखी गई है? नॉन इंटीग्रल। नॉन इंटीग्रल का मतलब कि ये बॉक्स के अंदर लिखी गई वैल्यू इंटीजर में नहीं है, इसलिए हमने इसे बोला नॉन इंटीजर। तो जरा आप इसको समझना, इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर इसे मैं थोड़ा सा आपको नंबर लाइन पे समझाने की कोशिश करूं तो बच्चों ये मान लो ये हमारी नंबर लाइन है, और यहाँ पर है बच्चों ये हमारा में 2.5। तो 2.5 से छोटा तो बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे 2.4 ले लो बच्चों, ठीक है, ये लाइन ही मिट गई हमारी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आया 2.4, फिर बच्चों आएगा आपका 2.3, फिर बच्चों आएगा आपका 2.2, फिर बच्चों क्या आएगा आपका 2.1, फिर आएगा बच्चों आपका 2, फिर आएगा आपका बच्चों 1.9, माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर ऐसे ही ये चलता रहेगा, हाँ या ना? तो आप देख रहे हो 2.5 से छोटे तो हमारे पास बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन इस 2.5 से छोटा, इस 2.5 से छोटा और सबसे बड़ा इंटीजर, तो सर ये इंटीजर है? नहीं। ये इंटीजर है? नहीं। ये इंटीजर है? नहीं सर। क्या ये इंटीजर है? नहीं सर। क्या ये इंटीजर है? हाँ ये इंटीजर है, ये एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब पूर्ण नंबर, कंप्लीट नंबर। और इससे भी छोटा क्या होगा? सर ऐसे चलते रहोगे तो 1 आएगा, लेकिन उनमें सबसे बड़ा क्या है? ये 2 है। तो इसका मतलब 2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर। इसका मतलब कि बॉक्स के अंदर नॉन इंटीजर वैल्यू होगी तो आपको आंसर में क्या लिखना है कि सर जो भी आंसर में लिखा रहेगा हमें उसके लिए क्या करना है? जस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर, यानी जो भी बॉक्स के अंदर लिखा है उससे जस्ट छोटा, आप इसे छोटा लिख दो ताकि आपको ध्यान आएगा। जस्ट छोटा, तो 2.5 से जस्ट छोटा क्या होता है? सर 2 होता है आंसर। 3.9 से जस्ट छोटा क्या होगा? सर 3 होगा आंसर। 0.1 से जस्ट छोटा क्या होगा? 0 होगा सर आंसर।
बात आ गई समझ में। सर 10.5 से जस्ट छोटा क्या होगा? सर 10 होगा। सर 19.5 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा? सर 99 होगा। सर 100.1 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा? सर 100 होगा। सर माइनस में 4.9 से जस्ट छोटा -5। माइनस 10.2 से जस्ट छोटा -11। बात आ रही समझ में। सर माइनस में 6.9 का GIF बताओ, तो -6.9 से जस्ट छोटा सर -7। बात आ गई समझ में। और कुछ एग्जांपल, सर माइनस में 2.2 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा, यानी GIF क्या होगा? तो सर -2.2 का GIF होता है बच्चों -10, यानी 2.2 से जस्ट छोटा। बात आ गई समझ में। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों अब आप GIF शब्द का मतलब यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ गए होंगे। तो शॉर्ट में बोलना चाहे कि GIF फंक्शन क्या होता है, इसे बॉक्स एक्स से दिखाते हैं। ये एक्स बच्चों दो तरीके से हो सकता है, या तो ये एक इंटीग्रल वैल्यू होगी, या तो ये एक बच्चों इंटीग्रल वैल्यू होगी यानी इंटीजर होगा, या एक वो नॉन इंटीजर यानी नॉन इंटीग्रल वैल्यू होगी। अगर बॉक्स के अंदर एक इंटीग्रल वैल्यू है तो आंसर आएगा बच्चों सेम, जैसे हमने ये पढ़ा भी इस साइड में, ये जो भी लिखा है, ये हमने जो भी लिखा है, ठीक है क्या। दूसरा कि अगर x की वैल्यू नॉन इंटीजर है तो उससे हमें आंसर में क्या लिखना है बच्चों? उससे जस्ट छोटा इंटीजर, कि बॉक्स के अंदर जो भी लिखा है उससे जस्ट छोटा। तो भैया हमने कुछ एग्जांपल पढ़े, किधर पढ़े एग्जांपल? सर जी ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? नॉन इंटीग्रल के। बात आ गई समझ में। अब बनाते हैं इसका ग्राफ। आ जाओ फटाफट ग्राफ की बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी बातें करेंगे। हाँ थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी बातें करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। यहां पे हम काउंटिंग लेते, ये हम क्या हो गई, एक मिनट बच्चों। हाँ चलिए आइए दोबारा लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम, गौर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों ये हमारा हो गया बच्चों 0, ठीक है। यहाँ पे आया सर आपका 1, ये आया बच्चों आपका 2, ये हो गया हमारा 3, यहाँ पे आया बच्चों 4, ठीक है। ऐसे इधर भी देख लेते हैं, सर -1, सर जी -2, यहाँ पे -3, ये बच्चों -4, ऐसे यहाँ पे देख लो, सर 1 2 3 4, ऐसे ही -1 -2 -3 -4, ठीक है बच्चों। ये हमारा h डैश, इधर हमारा y डैश, ये हमारा आ गया बच्चों x, और ये हो गया बच्चों हमारा y। कोई दिक्कत? अब जरा समझने का काम करना। अगर मैं 0 से लेकर बच्चों देखना, जो मैं समझाना चाहता हूँ, मैंने कहा कि मैं कुछ वैल्यू रख रहा हूँ 0.1 0.2 0.3, समझना हाँ जो समझाना चाहता हूँ 0.3। अब ऐसे चलता रहूँगा 0.9 तक। तो आप में से कोई बच्चा मुझे इसका आंसर बताएगा, सर 0.1 का GIF क्या होगा? सर 0। 0.2 का GIF क्या होगा? सर जी 0। 0.3 का 0, और ऐसे चलता रहूँगा तो 0। लेकिन जैसे ही बच्चों मैं 1 रखूँगा तो 1 पे आंसर क्या मिलेगा? एग्जैक्ट 1। तो समझाना ये चाहता हूँ कि 0 से लेकर मैं आगे बढ़ता रहा, मुझे आंसर बार बार क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। बार बार आंसर क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 1 पे आता हूँ तो 1 पे मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 1। अब मैं 1 से आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे आंसर बार बार 1। लेकिन जैसे ही बच्चों मैं 2 के सामने आऊँगा, जैसे ही 2 पर आऊँगा तो 2 के सामने मुझे आंसर क्या मिलेगा? 2 के सामने एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा 2। अब मैं 2 से आगे बढ़ रहा हूँ, 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6, आंसर बार बार क्या मिल रहा है? 0। लेकिन जैसे ही मैं 3 के सामने आऊँगा तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों?
एग्जैक्ट 3 मिलेगा, एग्जैक्टली 3 मिलेगा। बात आ रही है समझ में? हाँ या ना बोलो? यस सर, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, बढ़िया। अब मैं 3 पर आ गया, मैं 3 से आगे बढ़ रहा हूँ। मैंने रखा 3.1, आंसर मिला 3। मैंने रखा 3.2, आंसर मिला 3। 3.3, आंसर मिला 3। अब बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, घूम के वापस यहीं पे आ रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ, घूम के आंसर यहीं पे आ रहा है। लेकिन जैसे ही 4 तो वैल्यू जंप करेगी और कहाँ पे पहुंच जाएगी बच्चों? एग्जैक्ट 4 पे। और ऐसे ही ये क्या होता चलता रहेगा बच्चों। बात आ गई समझ में? हाँ या ना बोल दो? यस सर। बात आ रही समझ में? क्या समझ में आई क्या बात? यस सर। ओके है? हाँ या ना बोल दो? यस सर। आप जरा इधर भी देख लो बच्चों, जरा हम इधर भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है? देखना जरा, समझना। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं नेगेटिव की तरफ आता हूँ। मैंने रखा माइनस में कोई वैल्यू, तो बच्चों यहाँ से बढ़ता रहूँगा, बढ़ता रहूँगा, बढ़ता रहूँगा। जैसे ही मैं -1 पर आऊँगा, -1 पर आऊँगा, तो आंसर क्या मिलेगा? एग्जैक्टली 1। -1 पे आंसर एग्जैक्टली 1, सही है क्या? फिर आगे बढ़ता रहा हूँ, -1, -1.5, -1.6, -1.7, मुझे आंसर क्या मिलेगा? बार बार -1 ही। लेकिन जैसे ही बच्चों कहाँ पे आऊँगा, मैं -2 पर दिखूंगा। जैसे ही मैं कहाँ पे दिखूंगा? -2 पर दिखूंगा, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? मुझे आंसर क्या मिलेगा? -2 पे आंसर क्या मिलेगा बताओ एक बार? -2 पे आंसर मिल जाएगा मुझे एग्जैक्टली 2। क्या मिल जाएगा बच्चों? एग्जैक्टली 2। बात आ रही है समझ में? ऐसे चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, और जैसे ही मैं -3 के सामने आऊंगा, आंसर मिलेगा एग्जैक्टली बच्चों 3। क्या आप बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना बोल दो? ओके क्या? तो ये हमारा बच्चों क्या है? एक छोटा सा फंक्शन है, ठीक है? अगेन ग्राफ इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट, आपको ये क्लास 11th की बातें हैं। हमारा असली पर्पज है बच्चों कॉन्टिन्यूटी सीखना। क्या सीखना है? कॉन्टिन्यूटी सीखना। इस बात का आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी कि हम क्या सीख रहे हैं? कॉन्टिन्यूटी सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं हम? कॉन्टिन्यूटी। अब चलो मुझे एक बात बता दो फटाफट, आपको ये ग्राफ देखकर अब इतना तो समझ में आ गया होगा, तो अब बता दो इसका डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो सर इसके डोमेन की बातें कर रहा हूँ, आप इसके डोमेन की बातें कर लो, तो फटाफट अब इसका थोड़ा सा हम डोमेन की बातें कर लेते भैया। तो डोमेन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सर एक्स की वैल्यू जो चाहे वो रख दो, एक्स की वैल्यू जो चाहे वो रखो। देखो मैं तो कुछ भी रख रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी रखा है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी कुछ भी रख दो, नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल में कुछ भी। इसका मतलब सर जी रियल नंबर, ठीक है? लेकिन रेंज रख तो कुछ भी रहे हो, लेकिन बाबू आपको आंसर क्या मिल रहा है? देखो तो आंसर क्या मिल रहा है? सर 2 मिला, सर जी -1 मिला, सर जी 10 मिला, 12 मिला, इधर 0 मिला, 2 मिला, 3, -5, -11, यानी अपने आप में एक कंप्लीट नंबर, यानी अपने आप में एक इंटीजर। तो बच्चों रखने के लिए हम x की वैल्यू तो कुछ भी रख रहे हैं, लेकिन बार बार जो हमें आंसर मिला वो क्या मिला? एक इंटीजर। इतना है समझ में? अब बात करते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। सर हमें ना एक बात तो दिखाई दे रही है, क्या? कि बच्चों जैसे ही एक इंटीजर आ रहा है, फंक्शन मेरा ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है। आप देखो तो ध्यान से, यहाँ पे फंक्शन टूट गया। जैसे ही कोई भी इंटीजर आ रहा है, फंक्शन टूट गया। इंटीजर पे फंक्शन टूट रहा है, इंटीजर पे फंक्शन की वैल्यू टूट रही है। लेकिन अगर आप इनको नहीं देखोगे तो बच्चों 1 से लेकर 2 के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर होते हैं, और उन सभी पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। 2 से लेकर 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, और उनके बीच में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। हाँ या ना? ऐसे ही 0 से लेकर -1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, लेकिन उनके बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन 0 पे बात करें डिसकंटिन्यूअस, 1 पे बात करें डिसकंटिन्यूअस। यानी एक इंटीजर वैल्यू पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन इंटीजर को छोड़ दें तो सभी वैल्यू पे फंक्शन क्या हो रहे हैं बच्चों? कॉन्टिन्यूअस हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। ठीक है सर, लिखो सर लिखो, समझाओ, लिख के थोड़ा सा समझाता हूं कि कॉन्टिन्यूअस function is continuous at all x belongs to रियल नंबर, लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? इंटीजर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? इंटीजर नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखो। और साथ के साथ हम ये भी कह सकते हैं फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, कि फंक्शन क्या है बच्चों? डिसकॉन्टिन्यूअस है।
डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब फंक्शन ब्रेक हो रहा है। एट ऑल x इक्वल्स टू है बच्चों हमारा क्या, बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से, यानी सभी के सभी इंटीग्रल वैल्यू पे ये है हमारी इंटीग्रल वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू होगी बच्चों, इंटीग्रल वैल्यू। और यहां पर हम लोगों ने इंटीजर ही छोड़ दिया है, तो इसका मतलब नॉन इंटीग्रल वैल्यू, नॉन इंटीग्रल वैल्यू। तो इसका मतलब फंक्शन सभी नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस होता है, सभी नॉन इंटीग्रल वैल्यू पे कॉन्टिन्यूअस होता है, और सभी इंटीग्रल वैल्यू यानी इंटीजर पे फंक्शन बच्चों क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। बात आ गई समझ में। उम्मीद करता हूं बच्चों आप अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या समझा, फंक्शन समझ लिया कि जीआईएफ फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ, कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की बात कर ली। आगे चलते हैं, आगे चले क्या बच्चों, आगे चले क्या, अब चलते हैं बच्चों अगला जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ कहाँ पे बच्चों कॉन्टिन्यूअस होते हैं और कहाँ कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। आराम से सीखिएगा बच्चों, बिल्कुल आराम से। तो बच्चों हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है साइन एक्स। क्या होता है बच्चों, साइन एक्स। ठीक है, तो सीखिए साइन एक्स का बच्चों ग्राफ, बात करते हैं साइन एक्स के हम ग्राफ के। चलिए फिर, तो बच्चों साइन एक्स के ग्राफ की बातें करें तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों साइन एक्स का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो क्या आपको पता है डोमेन ऑफ साइन एक्स, यस सर, क्लास 11 में पढ़िए। साइन एक्स का डोमेन होता है बच्चों ऑल रियल नंबर, और रेंज की बात करें तो क्लोज इंटरवल -1 to 1। क्या होता है बच्चों, क्लोज इंटरवल -1 to 1, ध्यान रहेगा। तो डोमेन ऑफ साइन एक्स बताओ, तो साइन एक्स का डोमेन सर जी ऑल रियल नंबर, रेंज सर जी क्लोज इंटरवल -1 to 1, क्लोज इंटरवल -1 to 1। आओ इसके ग्राफ की हम बातें करते हैं आपके साथ मिलकर, बहुत प्यार से समझेंगे बच्चों, हाँ बहुत ही आराम से समझना आप, ठीक है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा x, ये बच्चों हमारा y, ये हमारा होता है बच्चों y डैश, और यहाँ पर आता है बच्चों हमारा, ठीक है, बनाते हैं। ये हमें पता है कि बच्चों ये क्या होता है, 0। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ बच्चों कैसे बनता है। 0, यहाँ पे बच्चों हमने लिखा पाई, यहाँ पे लिखा बच्चों हमने 2 पाई। कोई भी दिक्कत तो नहीं है, हाँ या ना बोल दीजिए, नहीं सर। ऐसे ही बच्चों इधर लिखिएगा आप -पाई, और इधर लिख दीजिए बच्चों -2 पाई। आपको एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, क्या कि सर साइन एक्स की वैल्यू जब भी हमारा एंगल n पाई से बिलोंग करेगा, कहाँ से बिलोंग करेगा बच्चों, n पाई यानी मल्टीपल ऑफ पाई, वेयर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, यानी जब भी आपका x की वैल्यू n पाई होगी, इन सभी वैल्यू पे बच्चों साइन x का आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। मतलब आप यहाँ पे x की वैल्यू बच्चों जो चाहे वो रख के देखो इंटीजर में, आप चाहे पॉजिटिव रख के देखो, आप चाहे नेगेटिव रख के देखो, आप चाहे 0 रख के देखो, सभी पे हमारा साइन x क्या आने वाला है, 0। इसका मतलब इन सभी वैल्यू पे साइन x की वैल्यू क्या है, 0 है। क्या है बच्चों, 0 है, 0 है। ठीक है, चलो बनाते हैं ग्राफ। इन सभी वैल्यू पे साइन x की वैल्यू 0, इन सभी वैल्यू पे साइन x की वैल्यू 0, साइन x की वैल्यू 0, साइन x की वैल्यू 0। साइन की मैक्सिमम वैल्यू -1 to 1 में होती है। कहाँ से होती है, -1 से 1। तो इसका मतलब सर जी क्या कि सर यहाँ पर लिख दो आप 1 और इधर लिख दो सर जी आप -1, कोई भी दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल। साइन 0 की वैल्यू बच्चों 0, साइन, अब इसके बीच में बच्चों यहाँ पर क्या आता है आपका, 0 से पाई के बीच में आप लिख दो π/2, फिर पाई से 2 पाई के बीच में लिख दो बच्चों आप 3π/2। क्या लिख दो, 3π/2। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे बच्चों क्या चीज़ हम, माइनस में π/2, और ऐसे ही इसके बीच में लिखेंगे बच्चों हम माइनस में 3π/2।
2। आप आगे भी जा सकते हैं, इधर करेंगे तो माइनस में 5π/2 आएगा, और इसके आगे जाएंगे तो बच्चों 5π/2 आएगा। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया। अब बच्चों साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमने देखा ये कैसे बना है बच्चों, कुछ ऐसा। साइन पाई की वैल्यू फिर से क्या हो गई, 0, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा कर्व टाइप में होना चाहिए बच्चों, ठीक है, आप समझना थोड़ा सा, ओके है क्या। फिर साइन 3π/2 की वैल्यू बच्चों -1, साइन 3π/2 की वैल्यू बच्चों -1, साइन 2π की वैल्यू बच्चों 0, साइन 2π की वैल्यू 0, ठीक है क्या, ठीक है बच्चों, आया समझ में। अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, आइए। अब बच्चों अगर हम इधर देखें तो साइन -π/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, इसको थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी। साइन -π/2 की वैल्यू बच्चों -1, तो इसको -1 कर देते हैं। साइन -π की वैल्यू बच्चों 0, साइन 3π/2 की वैल्यू बच्चों साइन -3π/2 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, बताओ दो, फटाफट बता दो यार सर जी, +1। तो इसको इधर से कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा ऊपर हो गया ये, नहीं, नीचे करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। बस आप समझने की थोड़ी सी बच्चों कोशिश कर देना। और 2π की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0। बात आगे समझ में, इसको भी थोड़ा सही से बना देते हैं, है ना। आप कहोगे सर कैसा ग्राफ बना रहे हो, अब सही है, अब सही, ठीक है क्या। तो आप देख रहे हैं ग्राफ कैसा बन रहा है, हाँ या ना, बात आ रही है समझ में आपको, परफेक्टली ओके है क्या, यस सर बोल दो, हाँ सर ओके है। तो बच्चों अब जरा मुझे ग्राफ देखकर बता दो, अब आप जरा ये ग्राफ देखकर बता दो, आप मुझे बस इतना बता दो, क्या आपके द्वारा बनाए गए ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, देखो 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 देखो, कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है, सर जी ये तो कॉन्टिन्यूअस है, कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ। तो साइन एक्स का ग्राफ हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, समझ गए आप, हाँ या ना, पक्का आया समझ में। तो हमें पता चल गया कि सर साइन एक्स का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अब लेकिन कॉन्टिन्यूअस होता कहाँ कहाँ पे है, बात तो ये है ना। तो हमने कहा कि सर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है बच्चों, फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू है बच्चों हमारा साइन एक्स, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस, ये कैसा है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप जो चाहे वो वैल्यू रख दो, आपका ये साइन एक्स का फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। बात आगे समझ में, ये हमने ग्राफ भी बनाना सीख लिया और डोमेन रेंज भी पता चल गई। अब चलते हैं दूसरे फंक्शन पे, दूसरे फंक्शन का नाम है बच्चों हमारा कॉस एक्स। तो बच्चों हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन है हमारा कॉस एक्स। बात करते हैं कॉस एक्स के डोमेन और बच्चों रेंज। तो बच्चों जो साइन का होता है वही क्या होता है, कॉस का होता है। तो डोमेन की बात कर लेते हैं, तो डोमेन ऑल रियल नंबर। रेंज की बात कर लेते हैं, तो सर रेंज होता है -1 to 1। क्या होता है बच्चों, -1 to 1। जो डोमेन और रेंज साइन का होता है वही हमारा कॉस का भी होता है, ठीक है। अब कॉस एक्स की बात कर लेते हैं बच्चों। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कॉस एक्स की वैल्यू 0 होती है, कब, जब आपका एंगल 2n+1 मल्टीप्लाई बाई π/2, ठीक है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये है बच्चों एक ऑड नंबर, मैथ्स में ऑड नंबर को लिखता है 2n+1 और उससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2। तो इसे बोलते हैं ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 4। अब यहाँ पे n की वैल्यू, तो बच्चों n आपका इंटीजर होता है, आप जो चाहे वो वैल्यू रख दो, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। इन सभी वैल्यू पे बच्चों हमारा cos x हमेशा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। बात आगे समझ में, चलिए अब बनाते हैं इसका ग्राफ। क्या बनाते हैं हम, ग्राफ। चलिए बच्चों देखते हैं अब, आइए
ये हमने एक सीधी सीधी लाइन खींच रहे हैं हम, और यहाँ पर आ गया बच्चों हमारा इधर भी एक लाइन। ठीक है, ये बच्चों हमारा हो गया एक्स डैश, यहाँ पर आया बच्चों हमारा एक्स, ये हो गया बच्चों हमारा वाई, और ये हो गया बच्चों हमारा वाई डैश। ठीक है क्या, यहाँ पर आ गया बच्चों आपका जीरो। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले बच्चों हमने यहाँ पे लिखा पाई, फिर हमने लिखा बच्चों 2 पाई। ठीक है, सिमिलरली हमने इधर भी लिखा बच्चों माइनस पाई, और फिर क्या आ गया, ये माइनस कहाँ जा रहा है, और यहाँ पर है बच्चों माइनस में 2 पाई। आराम से समझो, अब इनके बीच में वैल्यू बिठाओ। सर पाई बाई 2, सर जी 3 पाई बाई 2, सर जी 5 पाई बाई 2, कोई भी दिक्कत नहीं। ऐसे ही इधर माइनस में पाई बाई 2, माइनस में 3 पाई बाई 2, और ऐसे ही इधर भी माइनस में 5 पाई बाई 2। अब सर ये इसके मैक्सिमम वैल्यू 1, और सर मिनिमम वैल्यू -1। चलो बताओ, साइन जीरो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है सर 1, कॉस पाई बाई 2 0, सर कॉस 3 पाई बाई 2 0, सर कॉस 5 पाई बाई 2 0, सर कॉस माइनस पाई बाई 2 0, -3 पाई बाई 2 0। अब कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है सर, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, कॉस पाई की वैल्यू -1, कितनी होती है बच्चों, -1, कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू सर 0, कॉस 2 पाई की वैल्यू +1, कॉस 2 पाई की वैल्यू +1। ठीक है, ज़्यादा ऊपर चला गया, कॉस 2 पाई की वैल्यू +1, कॉस 5 पाई 2 की वैल्यू 0, कॉस 5 पाई बाई 2 की वैल्यू 0। बात आ रही है समझ में, हाँ या ना, यस सर। अब इधर आ जाओ, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0, कॉस माइनस पाई की वैल्यू -1, कॉस माइनस पाई की वैल्यू -1, कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू 0, कॉस 2 पाई की वैल्यू +1, कॉस 2 पाई की वैल्यू +1। बात आ रही है समझ में, और ऐसे ये चलता रहेगा। तो आप मुझे देखकर बता दो, सिंपल बताओ, बिल्कुल आसान से भाषा में बताओ, क्या ये फंक्शन कहीं ब्रेक हुआ है, क्या ये फंक्शन कहीं से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है? बताओ, आपके दिल की तरह कहीं टूटा हुआ है क्या? क्या आप लोगों के दिल की तरफ ब्रेकअप हुआ है क्या कहीं इसका? देखो तो एक बार, कहीं भी इसका ब्रेकअप हुआ है क्या? नहीं सर। तो जब भाई ब्रेकअप ही नहीं हुआ तो ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। खत्म हो गई बात। अब चलते हैं अगले पे। अगला है हमारा फंक्शन tan x। अगला फंक्शन क्या है बच्चों? tan x। तो एफ एक्स इक्वल्स टू बच्चों आया हमारा tan x। ठीक है, बात करते हैं बच्चों tan x के डोमेन और रेंज। tan x के डोमेन और रेंज। तो भैया आपको अब एक बात को सीखना है जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया। tan x को बच्चों हम लिखते हैं sin x और अपॉन में बच्चों cos x। हाँ या ना? अब cos x बच्चों एक डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा गया है, तो हमें पता है किसी भी फंक्शन समथिंग ऊपर कुछ भी हो, समथिंग और अपॉन 0 हो, तो फंक्शन हमारा हो जाता है बच्चों नॉट डिफाइंड। क्या होता है बच्चों? नॉट डिफाइंड हो जाता है। अरे हाँ या ना तो बोल दो यस सर। तो इसका मतलब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि हमारे cos x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि cos x कभी भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ यानी 2n+1 इंटू में पाई बाई 2, इस वैल्यू पे नहीं आना चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों? क्योंकि इन सभी वैल्यूज पे बच्चों, इन सभी वैल्यू पे बाबू हमारा cos क्या होता है?
0 हो जाता है। इसलिए हमने कहा कि cos x इक्वल नहीं होना चाहिए इसके बराबर। बात आ गई। तो अब समझो इसका डोमेन। तो सर डोमेन क्या होगा? तो हमने कहा कि देखो भैया डोमेन में तो इसके कुछ भी रख दो, बस एक काम करो आप ना, बस इसकी ये वैल्यू मत रखना भैया। क्यों सर? क्योंकि इन सभी वैल्यू पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। बात आ गई समझ में? यस और नो, हाँ या ना बोल दो। अब बात कर लो सर रेंज। रेंज तो सर रेंज की तो कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ भी आ जाए, ऑल भी नंबर। बात आई समझ में? ये क्यों, ऐसा क्यों करा सर आपने? ऐसा क्यों लिखा सर? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू को रियल नंबर में से माइनस क्यों कर दिया? क्योंकि बच्चों इस वैल्यू पे cos x की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइन। इस वैल्यू पे cos x 0 हो जाएगा, और cos x 0 हो जाएगा, हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइन। इसलिए हमने इसको बाहर कर दिया। बात आ रही है समझ में? हाँ या ना? अब बात कर लेते हैं बच्चों इसके ग्राफ की। आ जाओ फटाफट समझते हैं 10x का ग्राफ। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा x डैश, यहाँ पर आया बच्चों हमारा x, ये हो गया बच्चों हमारा y, और ये हो गया बच्चों हमारा y डैश। आराम से समझेंगे। सबसे पहले ये होता है बच्चों हमारा 0, यहाँ पर आया बच्चों हमारा पाई, यहाँ पर आया बच्चों हमारा 2 पाई। जानबूझ के वैल्यू 2 पाई तक ले रहा हूँ क्योंकि हमें बस समझना है कि कॉन्टिन्यूस है और नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आया बच्चों हमारा माइनस में पाई, और यहाँ पर आ गया बच्चों हमारा माइनस में 2 पाई। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0 से पाई के बीच में यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 2, यहाँ पर आएगा बच्चों हमारा 3 पाई बाई 2। आगे नहीं जा रहे हम। सिमिलरली माइनस में इधर पाई बाई 2 आ जाएगा, और इधर आएगा बच्चों माइनस में 3 पाई बाई 2। उम्मीद करता हूँ आप ये वैल्यूज़ को समझ रहे होंगे कि क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है क्या? अब बात कर लेते हैं बच्चों इससे ग्राफ की। तो आप सबसे पहले देखो क्या सर क्या देखना है आपको? यह देखना है कि इन सभी वैल्यू पे बच्चों हमारा जो फंक्शन है, ये सारी की सारी वैल्यू हमने क्या कर रखी है? जल्दी बताओ। एक्सक्लूड कर रखी है, यानी इन वैल्यूज़ पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूड करना पड़ेगा, यानी सारी की सारी वैल्यू बच्चों बाहर करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बाहर। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ बच्चों। ठीक है क्या? मैं इसको दोबारा से बनाता हूँ, ज़रा समझना है ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको अभी समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ये है बच्चों हमारा x डैश, यहाँ पर आया बच्चों हमारा x। ठीक है, ये बच्चों हमारा 0, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों हम पाई बाई 2, फिर हमने लिखा बच्चों पाई, फिर हमने लिखा बच्चों 3 पाई बाई 2, और फिर हमने लिखा बच्चों 2 पाई। कोई भी दिक्कत नहीं। सिमिलरली इधर भी लिखेंगे बच्चों माइनस में पाई बाई 2, फिर आया बच्चों हमारा माइनस में पाई, फिर आया बच्चों हमारा माइनस में 3 पाई बाई 2, और फिर आ गया बच्चों माइनस में 2 पाई। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप इन सभी वैल्यू पे देखो बच्चों हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। हमारा फंक्शन बच्चों डिफाइन नहीं है, तो हम इसे डॉट डॉट लाइन से क्या कर देते हैं? बाहर करते हैं कि इन वैल्यूज़ पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है क्या? इन वैल्यूज़ पे बच्चों हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। देखो देखो देखो, ठीक है, इन वैल्यूज़ पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। देखो 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 देखो, ठीक है, इन वैल्यूज़ पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। एक मिनट बच्चों, ठीक है, तो हमने ये सारी लाइन सारे के सारे वैल्यूज़ को एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, तो अब इससे ग्राफ की बातें कर लेते हैं। तो बच्चों हमारा जो 10x का ग्राफ है वो कैसे बनता है? वो कुछ बनता है बच्चों ऐसा, ये कुछ ऐसे। ठीक है, ये कभी टच नहीं करेगा बच्चों, आप ध्यान रखना। ये कुछ हमने बना दिया,
ऐसा, ठीक है। ये हमने कुछ बना दिया बच्चों ऐसा, ठीक है, टच नहीं करेगा बच्चों, बात आएगी। तो ग्राफ ऑफ 10x। तो मुझे बताओ क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस है? क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस है? सर लाइनें तो लगातार बढ़ रही, कहीं से ब्रेक हुआ है क्या? कहीं से ब्रेक हुआ है क्या? कहीं से ब्रेक हुआ है क्या? नहीं। कहीं से ब्रेक हुआ है क्या? कहीं से ब्रेक हुआ है क्या? नहीं। कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ। कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ। कहीं से हुआ है देखो तो? नहीं सर, कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब बात कर लेते हैं फंक्शन की डोमेन की। तो हमने कहा कि एफ एक्स इक्वल्स टू है बच्चों 10x, एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है बच्चों 10x इस कॉन्टिन्यूअस के फंक्शन कैसा है बच्चों? कॉन्टिन्यूअस है एट ऑल x बिलोंग्स टू बच्चों रियल नंबर, माइनस में कहाँ पर, किस वैल्यू को छोड़कर? सर ऑड मल्टीपल यानी 2n+1 इंटू π/2 को छोड़कर। बात खत्म, बात आई समझ में? 10x का ग्राफ आया, हाँ या ना बोल दो? यस सर, ठीक है क्या? ओके है क्या? आ रहा है समझ में बच्चों? तो ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर जो हमारा है, इसमें हमने पढ़ा 10x का ग्राफ, अब पढ़ते हैं cot x का। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, बहुत ही आराम से सीखेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ये हमारा है बच्चों 4। अब हम सीख रहे हैं एफ एक्स इक्वल्स टू बच्चों फंक्शन है हमारा cot x। तो सबसे पहले इसके बच्चों डोमेन और रेंज की बात करते हैं। अगर बात करें बच्चों cot x को, तो सबसे पहले बच्चों cot x को देखें तो हम लिखते हैं cos x और अपॉन में बच्चों sin x। अगेन अब हमारे यहाँ पे जो बच्चों फंक्शन दे रखा है ये sin x जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कहेंगे सर कि यहाँ पर sin x की वैल्यू बच्चों जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि sin x कभी भी n पाई के इक्वल नहीं आना चाहिए, हाँ या ना? सही है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू बच्चों इंटीजर। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों sin x की इस वैल्यू पर sin x हमेशा क्या रहता है? जीरो रहता है। इन सभी वैल्यू पे आप यहाँ पे वैल्यू रखते रहो, आप एन इंटीजर चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखो चाहे कोई भी नेगेटिव रखो, जो भी आंसर निकल कर आएगा उन सभी पे साइन की वैल्यू क्या होने वाली है? जीरो। तो हमने क्या कहा कि बस ये फंक्शन यानी जो डिनोमिनेटर में साइन एक्स लिखा हुआ है ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब बात करते हैं डोमेन। तो हम क्या कहेंगे सर ऑल रियल नंबर तो रहेगा, लेकिन उसके अंदर से बस n पाई मत रखना, क्योंकि इन सभी वैल्यू पे बच्चों हमारा साइन एक्स क्या होता है? जीरो होता है। बात आगे समझ में? यस सर। आगे रेंज, सर रेंज तो जो चाहे सर वो रख दो, ऑल रियल नंबर। बात आगे, अब बनाते हैं इसका ग्राफ। तो बच्चों ग्राफ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ग्राफ पे स्पेशल काम करना है बच्चों, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है क्या? आपको ग्राफ पे बच्चों स्पेशल ध्यान रखना है। लाइन टेढ़ी हो रही है सर, ओके ओके ओके, एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक है, ये मैंने सही कर दिया इसमें। ध्यान देना, हाँ ठीक है बच्चों। और यहां पर हम बनाते हैं अपना ठीक है, ये बच्चों हमारा x डैश, ये हमारा हो गया बच्चों x, इसको साइड में लिखते हैं x डैश। सिमिलरली ये बच्चों हमारे लिए y हो गया और ये हमारे लिए हो गया y डैश। गौर करना, ये है बच्चों हमारे लिए पाई वैल्यू, π/2। यहां पर आया बच्चों हमारे लिए पाई, क्या आया? पाई। गौर करना आप, हाँ बच्चों ये पाई। सिमिलरली यहां पर आया बच्चों हमारे लिए 3π/2। अब तो इतना आपको समझ में आ गया होगा
हाँ या ना, तो फटाफट वैल्यू को अपलोड कर दिया करो, है ना, प्लॉटिंग कर दिया करो फटाफट। यहाँ पर सर माइनस में पाई बाई 2, यहाँ पर सर माइनस में पाई, यहाँ पर सर माइनस में 3 पाई बाई 2, यहाँ पर सर माइनस में 2 पाई। ओके है क्या बच्चों? ओके है क्या? ओके ओके है क्या? यस सर। अब देखो जरा बच्चों ग्राफ, आप ढंग से देखो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने रियल नंबर में से एन पाई को बाहर कर दिया है, यानी इन सभी वैल्यू को एक्सक्लूड करना है। तो चलो फटाफट इन सभी वैल्यू को एक्सक्लूड कर देते हैं। सर ये वैल्यू एक्सक्लूड हो जाएगी, क्यों? क्यों सर ये वैल्यू एक्सक्लूड क्यों होगी? क्योंकि इन सभी वैल्यू पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, नो डिफाइन हो रहा है। इन सभी वैल्यू पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है बच्चों, नो डिफाइन हो रहा है। क्या हो रहा है, नो डिफाइन हो रहा है। बात आ रहा है समझ में? ऐसे इधर इस वैल्यू पे भी हमारा फंक्शन क्या हो गया बच्चों, नो डिफाइन हो रहा है। क्या हो गया, नो डिफाइन हो रहा है। तो फटाफट नो डिफाइन कर दो। 2 पाई पे भी हमारा फंक्शन क्या है बच्चों, नो डिफाइन है। समझ में आ रहा है? डैश डैश लाइन का मतलब ये वैल्यूज हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, हमें नहीं लेना है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे ये वाली लाइन भी नहीं आएगी, इस लाइन को भी हम यहाँ से, अब मैं इसे हटा तो नहीं सकता, लेकिन मैं इसके लिए क्या कर देता हूँ, बोल्ड डॉट कर देता हूँ, बोल्ड बोल्ड, ठीक है। यानी ये वैल्यू भी एक्सक्लूडेड है, ये एक्स वाई एक्सिस जो है ये भी बच्चों एक्सक्लूडेड है, ठीक है। बात आ रही है समझ में? इतना आया क्या समझ में आपको? हाँ या ना बोल दो, यस सर आ गया समझ में। बोलो यस सर आया समझ में। हमने ये वैल्यू सारी की सारी क्या कर दी बच्चों, एक्सक्लूड कर दी। क्या कर दी हमने, एक्सक्लूड। अब बच्चों गौर करना, अब गौर करना, ठीक है। तो अब हम बना रहे हैं ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ बना रहे हैं हम, कॉटेक्स का ग्राफ। तो ये देखो आप कॉटेक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये बनता है बच्चों, यहाँ से डिक्रीजिंग होते हुए आएगा ऐसे, और इधर से चल के ऐसे होते हुए इन्फिनिटी की तरफ चलता जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ये कुछ इस तरीके से बच्चों, ठीक है। ये टच नहीं करेगा बच्चों, आप ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। ऐसे ही इधर से ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। बात आ रही है समझ में? ये देखिए टच नहीं करना है, टच नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको, टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही इधर देखिए, बात आ रही है समझ में? ग्राफ कैसे बन रहा है, तो ये बन गया हमारा बच्चों कॉटेक्स का ग्राफ। ओके है क्या? बात आ रही है समझ में? हाँ या ना? तो ये कहाँ पे जा रहा है सर, इधर पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और इधर कहाँ पे आ रहा है बच्चों, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है, ठीक है क्या? हाँ या ना? बात आ रही है समझ में? आप बात कर लेते क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो आप मुझे ये ग्राफ देखकर बता दो, आप मुझे ये ग्राफ देखकर बता दो, क्या आपके द्वारा जो मैंने ये ग्राफ बनाया है, क्या ये कहीं से ब्रेक हुआ है बच्चों? क्या ये कहीं से ब्रेक हुआ है? देखो तो, क्या ये कहीं से ब्रेक हुआ है? नहीं, कोई भी ग्राफ कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ, टूटा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब हमारा कॉटेक्स फंक्शन कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो हम कहेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू बच्चों कॉट एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉट एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। कैसा है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस है एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू बच्चों रियल नंबर, और इसमें से बाहर कर देंगे बच्चों एन पाई, क्योंकि इस पर डिफाइन नहीं है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता है। क्या बोल रहा हूँ, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता है उस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता है। तो इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं था तो इस पर कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा, ठीक है क्या? ये क्या आ गया बच्चों, दिन, ठीक है, ठीक है।
चलिए कोई नहीं, आइए बात आ गई समझ में। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा फंक्शन है बच्चों, पांचवा है हमारा जो पांचवा फंक्शन है वो है बच्चों सेक एक्स का। किसका है बच्चों? सेक एक्स और कॉसेक एक्स। आ जाओ, पांचवा हम पढ़ते हैं सेक एक्स और कॉसेक एक्स। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कॉसेक एक्स का, ठीक है क्या? तो चलो जी, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। तो भैया अगर आप कॉसेक एक्स का समझना चाहते हैं तो बच्चों सबसे पहले कि ये देखो कि कॉस एक्स इसको लिखते हैं सर 1 में साइन एक्स। अब साइन एक्स बच्चों कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ही जीरो हो जाएगा फंक्शन नो डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब कि बच्चों साइन एक्स की वैल्यू कभी भी n पाई नहीं होनी चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू बच्चों इंटीजर। बात है डोमेन। तो सर सारी की सारी वैल्यू रख दो, लेकिन उसके अंदर बस एक चीज मत रखना, क्या? n पाई, क्योंकि इन सभी वैल्यू पे फंक्शन क्या हो रहा है? नो डिफाइन हो रहा है। रेंज 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 के लिए बात करें बच्चों तो वो मैं आपको तो ग्राफ बना के समझाऊंगा, ठीक है? मैं आपको क्या करूंगा? ग्राफ बना के समझाता हूँ। आ जाओ फटाफट इसे ग्राफ बनाते हैं, फिर मैं आपको इसका डोमेन और रेंज दिखाता हूँ। ठीक है, गौर करना। चलो जी, ये हमारा हो गया बच्चों y, ये हो गया हमारा बच्चों x, ये x डैश, और यहाँ पर इसी तरीके से बच्चों हमारा y डैश, ठीक है? तो बच्चों सबसे पहले तो आप देखो कि हमें ग्राफ कैसे बनाना है। सर जी ये हो गया बच्चों हमारा π/2, यहाँ पर बच्चों हो गया हमारा पाई, यहाँ पर हो गया बच्चों हमारा 3π/2, और यहाँ पर आ गया बच्चों हमारा 2π। ऐसे ही इधर देखें तो बच्चों यहाँ पर आया हमारा माइनस में π/2, यहाँ पर आया बच्चों हमारा माइनस में पाई, यहाँ पर बच्चों आया हमारा माइनस में 3π/2, और यहाँ पर आ गया बच्चों हमारा माइनस में 2π। अब आप देखो कि हमने रियल नंबर में से n पाई वैल्यू एक्सक्लूड कर रखी है, तो हम इसे एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि हमें ये वैल्यूज़ नहीं चाहिए, हमें ये वैल्यूज़ नहीं चाहिए, तो हम इसे बाहर करते हैं बच्चों, ठीक है? चलो हम इसे थोड़ा सा बाहर करते हैं, ठीक है? आ जाओ फटाफट, इसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ये हमने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है? ऐसे ही 2π को भी क्या करेंगे बच्चों? हम एक्सक्लूड करेंगे। लाइन टेढ़ी हो रही है बच्चों, हाँ, तो ये हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है? गौर करना बच्चों, लाइन टेढ़ी हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, आप स्केल से बनाना, ठीक है? ये वैल्यू भी हमारी बच्चों एक्सक्लूडेड हो गई, और इधर से ये वैल्यू भी हमारी बच्चों एक्सक्लूड हो गई, ठीक है? ओके है क्या? अब ग्राफ बनाना है तो हमें कॉसेक एक्स, तो आप ना पहले बच्चों कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाने से पहले ना आपको क्या करना है? साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। जब भी कॉस एक्स का ग्राफ बनाना चाहो तो आप पहले ना बच्चों साइन एक्स का ग्राफ बना लो पेंसिल से, ठीक है क्या? तो चलो मैं आपको अब बना के दिखाता हूँ। आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ अभी हमने सीखा था, हाँ या ना? चलो मैं आपको दोबारा सिखाता हूँ। भैया साइन एक्स का ग्राफ की बात करें तो बच्चों साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, कितनी होती है बच्चों? 1, और मिनिमम वैल्यू होती है बच्चों -1, कितनी होती है? -1। मैक्सिमम होती है 1 और मिनिमम होती है बच्चों -1। अब ये हो गया बच्चों हमारा 0, साइन 0 पे 0 होता है, 90 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1। ये हमने कुछ बनाया ऐसा, ठीक है? हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना बोल दो। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। साइन पाई की वैल्यू क्या हुई बच्चों? 0, तो हम इसे 0 कर देते हैं, ठीक है क्या? ऐसे ही साइन 3π/2 की वैल्यू होती है बच्चों -1, क्या होती है? -1, तो हम इसे -1 की तरफ ले चलते हैं। चलो साइन 2π की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0, ठीक है? ऐसे साइन -π/2 की वैल्यू होती है बच्चों -1, कितनी होती है? -1, तो हम इसे -1 पे चल। साइन -π की वैल्यू सर 0 होती है, लो जी।
साइन 3π/2 की वैल्यू माइनस में 3π/2 की वैल्यू जी 0 होती है सर, तो लो जी 0 कर दिया। और साइन 2π की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, कर दिया। हाँ या ना, बस अब सीख गया। तो आपको दिखाई दे रहा है ये सबसे ज़्यादा बच्चों मैक्सिमम जिस पॉइंट पर है ये यहाँ पर जहाँ पे इसकी ना सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट पे, जहाँ पे इसकी पीठ सबसे ऊंची है, जहाँ पे इसकी पीठ सबसे ऊंची है, बस अब यहीं से बच्चों ना उल्टा चांद बनाना है आपको। क्या बनाना है, उल्टा चांद। अब मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, देखना उल्टा चांद। ठीक है, इसको पहले यहाँ से हटाते हैं, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। ठीक है, अब मैं आपको उल्टा चांद बना के दिखा रहा हूँ। देखो ये कुछ ऐसा चलता जाएगा, ऐसे ही टच नहीं करेगा बच्चों। हाँ ये टच नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना बस। और इधर से भी ऐसे चलता जाएगा ऊपर की तरफ ये। ठीक है, मैं थोड़ा सही से बना दूंगा इसको। तो ये कुछ बच्चों ऐसे आता जाएगा इधर, यहाँ से ऊपर। ठीक है, माफ़ करना बच्चों, थोड़ा सा परफेक्ट ओके है क्या, ये ऊपर की तरफ चलता जाएगा। ऐसे ही इधर भी देखो, जहाँ से इसकी पीठ ऊंची है ना, बस वहीं से हमें इसको करना है, बस इस बात का आप ध्यान रखो। ठीक है, जहाँ से इसकी पीठ ऊंची है हमें वहीं से इसको नीचे लेकर जाना है। ध्यान रखना है कि ये टच नहीं करना चाहिए, ये टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ या ना बोल दो। यस सर, इसको थोड़ा सा सर सही कर देते तो मैं आपको करके दिखाता। ये देखो, ठीक है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ ताकि आपको परफेक्टली समझ में क्या हो रहा है ये। अब सही है, इसको भी थोड़ा नीचे। ठीक है, ऐसे इधर से इसको ले आओ नीचे की तरफ, और इधर से भी टच नहीं होना चाहिए बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे ही इसको ऊपर से करो, इधर से भी तो चांद बनेगा, उल्टा चांद। आपको बस चांद बनाना है उल्टा, बस ये बन गया हमारा ग्राफ। अब अगर सिर्फ आपको कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाना था तो मैं इस लाइन को देखो हटा रहा हूँ, मैं साइन एक्स वाले ग्राफ को हटा दे रहा हूँ। ये गया, ये गया, गया, समझना। हाँ देखो, ठीक है, ये बन गया हमारा ग्राफ, परफेक्ट दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा छोटा भी कर सकता हूँ इसको, आप पहले देख लो। ओके है क्या, हाँ है ना। तो बस फटाफट एक बार हम इसको दिखा देते हैं। ये कैसा था, कुछ ऐसा। ठीक है, आ रहा है समझ में, परफेक्टली ओके, हाँ या ना। देखो देखो, ओके है क्या, ये बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, हमें समझने में क्या हो बच्चों, थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, कंप्यूटर स्लो चल रहा है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए बच्चों। अच्छा ओके है क्या, देखो तो परफेक्टली ओके, ओके समझ गए आप। तो मैं, आप चाहो तो इसको मिटा दो और आप चाहो तो इसको रहने दो, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है। ये आपकी इच्छा है, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। तो अब मुझे बताओ, क्या ये फंक्शन, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है? सर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, बट आप बच्चों एक बात गौर करो, ये बच्चों वन से कहाँ पे जा रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी से, और -1 से कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। 1 से कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और -1 से नेगेटिव। तो इसके रेंज की बात करें बच्चों हम, तो रेंज की बात करें तो रेंज होता है बच्चों हमारा -∞ से बच्चों -1 यूनियन
बच्चों 1 से इन्फिनिटी, ये हो गया रेंज। क्या बात आ रही समझ में? और इस बात को ऐसे ना लिखकर बच्चों हम रियल नंबर में से लिख सकते हैं -1, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ऐसे लिखना या इसी बात को बच्चों ऐसे लिखना, दोनों बातों का शाब्दिक अर्थ मतलब क्या है? सेम। आपको इतना समझ में आया? तो ये बच्चों हमने क्या पढ़ ली? इसकी रेंज। तो बताओ cos x की रेंज क्या होती है बच्चों? -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, बीच में यूनियन लगाना है, या फिर रियल नंबर में से बच्चों एक्सक्लूड कर दो -1, 1। ओके है बच्चों, समझ में आया आपको? अब समझते हैं बच्चों हम किसका ग्राफ? sec x का ग्राफ समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है? माफी चाहता हूं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आओ, ये हमारा लास्ट ग्राफ है, इसका फंक्शन है बच्चों हमारा अब sec x। तो अगर बच्चों sec x का ग्राफ पढ़ना है तो हम कहते हैं कि बच्चों sec x को लिख सकते हैं 1 cos x। और अब बच्चों cos x की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो सर cos x 0 कहाँ कहाँ पे होता है? सर ऑड मल्टीपल यानी 2n+1 इंटू में π/2, इन सभी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए क्योंकि इन सभी वैल्यू पे cos 0 होता है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी इन सभी वैल्यू पे बच्चों हमारे cos x की वैल्यू क्या होती है? 0। तो डोमेन की बात करें कि सर डोमेन है क्या, तो हम कहेंगे कि सर ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन उसके अंदर से बच्चों 2n+1 और इंटू में π/2 को एक्सक्लूड करना है। क्यों? क्योंकि इस पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, इस पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। बात आई समझ में? बात करते हैं रेंज। तो रेंज के लिए सबसे पहले हम समझते हैं ग्राफ, उसके बाद समझेंगे बच्चों रेंज, ठीक है? आ जाओ ग्राफ समझते हैं फटाफट। ये बच्चों जब भी मैं आपके लिए लाइन एक्सिस ड्रॉ करता हूँ ना, तो ये कंप्यूटर महाशय ना गुस्सा हो जाते हैं आप लोगों से। क्या होते हैं बच्चों? गुस्सा। इनका गुस्सा बड़ा खतरनाक है आप लोगों की तरह, ठीक है? आप लोगों की तरह इनका गुस्सा भी बड़ा क्या है? डेंजरस है। ये देख रहे हैं? हाँ, अब मान गए, चलो ठीक है। ओके है क्या बच्चों? बात आ रही है समझ में? कंप्यूटर हमारा थोड़ा स्लो हो गया है, कंप्यूटर महाशय स्लो हो गए हमारे। चलिए ठीक है, ये हमारा हो गया बच्चों x डैश, ये हो गया बच्चों हमारा x, यहाँ पर आ गया बच्चों हमारा y, और ये हो गया बच्चों हमारा y डैश, ठीक है क्या? अब जरा बच्चों गौर करना आप, यहाँ पर बच्चों हमारा क्या आ गया? पाई। यहाँ पर आएगा बच्चों हमारा पाई, सबसे पहले π/2 लिख देते हैं, चलिए कोई नहीं। आओ, यहाँ पर ये हमारा π/2 हो गया, यहाँ पर बच्चों हमारा पाई हो गया, फिर ऐसे ही यहाँ पर हमारा बच्चों 3π/2 हो गया, और इधर इसको मिटाकर पूरी लाइन ही गायब होगी बच्चों, ठीक है? इसको हटा देते हैं हम, और इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों हमारा 2π। ऐसे ही ये हमारा बच्चों π/2 हो गया, ये हमारा बच्चों पाई हो गया, ये बच्चों हमारा यहाँ पर पॉइंट आए 3π/2, और इसको थोड़ा सा हटाकर हम लिख देते हैं, थोड़ी सी लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों हम 2π माइनस 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 माइनस, ठीक है? अब ढंग से देखो तो बच्चों π/2 के ऑड मल्टीपल पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हम इन सभी वैल्यू को अब एक्सक्लूड करेंगे, इन सभी वैल्यूज पे हम एक्सक्लूड करेंगे। चलो एक्सक्लूड करते हैं।
देखो एक्सक्लूडेड हो गई है, ये सारी की सारी वैल्यू बच्चों हमारे लिए क्या हो गई, एक्सक्लूड हो गई, यानी इन सभी वैल्यू को हम लोगों ने इंक्लूड नहीं करा है। ये सारी की सारी वैल्यू बच्चों हमारे लिए क्या हो गई, एक्सक्लूड हो गई। ठीक है, क्योंकि इन वैल्यूज पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, एक्सक्लूड। ठीक है, अब जरा आपको पता होना चाहिए बच्चों कि cos x की मैक्सिमम वैल्यू तो होती है सर 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1, और cos 0 पे कितना होता है, cos 0 कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है 1। तो सबसे पहले हम cos x का ग्राफ बनाते हैं, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। cos 90 पे क्या होता है 0, तो 90 पे कर दिया हमने 0। cos पाई की वैल्यू -1, तो ये हमने कर दिया बच्चों cos पाई की वैल्यू -1। cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू बच्चों 0। cos 2 पाई की वैल्यू बच्चों फिर से 1, ऐसा बना। cos -पाई बाई 2 की वैल्यू बच्चों 0, कितनी हो गई 0। cos पाई की वैल्यू बच्चों -1। cos 3 पाई बाई 2 की 0, और cos 2 पाई की वैल्यू बच्चों फिर से 1। बात आ रही समझ में। तो अब क्या बनाना, हमें तो बनाना था sec x का ग्राफ। तो बस अब देख लो इसकी पीठ ऊंची कहाँ पर है, जहाँ पे इसकी पीठ ऊंची होगी वहीं से हम उल्टा चांद बना देंगे। जहाँ पे इसकी पीठ ऊंची होगी हम वहीं से उल्टा चांद बना देंगे, हम वहीं से उल्टा चांद बना देंगे। जहाँ पे इसकी पीठ ऊंची होगी वहीं से उल्टा चांद बना देंगे। बात आ रही है समझ में, हाँ या ना बोल दो, यस सर। तो चलो बनाते हैं चांद। इधर से चांद ऐसे आया, ये ऐसे, ठीक है। मेरा चांद मेरे पास है नहीं लगा हुआ, इसलिए टेढ़ा बन जाता है। आप लोगों का है, आप लोगों का चांद है आपके पास, हाँ आप लोगों का तो होगा, ठीक है क्या, चलो बढ़िया है। आप लोगों का चांद आप लोगों के पास है तो बढ़िया है। ठीक है बच्चे, ऐसे इधर भी बनाओ, ठीक है, ऐसे इधर भी बनाओ। बस ध्यान रखना कि टच नहीं करना चाहिए बस भैया। ऐसे इधर भी बना दो, ठीक है, ऐसे इधर भी बना दो, ठीक है। और अब आपको सिर्फ देखना है उसका sec x का ग्राफ, तो भैया आप इसको हटा दो, ये हमने हटा दिया, ये हमने हटा दिया, ठीक है। तो ये बन गया बच्चों हमारा किसका ग्राफ, किसका ग्राफ बना बताओ फटाफट। सर जी ग्राफ बन गया आपका sec x का ग्राफ। किसका ग्राफ बना बच्चों, sec x का ग्राफ, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ओके है, देखो परफेक्ट ओके, बिल्कुल ओके है क्या, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ sec x। अब बात करते हैं इसके डोमेन की। तो बच्चों ये भी वैल्यू 1 से शुरू होकर पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रही है, और इधर -1 से शुरू होकर नेगेटिव इन्फिनिटी जा रही है। तो क्या आया इसका आंसर, रेंज क्या लिखेंगे सर, -∞ से -1 तक, यूनियन सर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, या फिर ऑल रियल नंबर में से सर -1,1 को हटा दो, -1,1 को क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो। बात आ रही है समझ में, आई कि नहीं आई, हाँ सर समझ में तो आ गई, बढ़िया। तो ये हो गया हमारा इसका रेंज, और ये हो गया ग्राफ। तो क्या मुझे बताओ फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, सर देखने से लग रहा है साफ साफ कॉन्टिन्यूअस है, ओके है क्या, लेकिन कहाँ पर है ये तो लिखना पड़ेगा। तो हमने कहा कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स, एफ एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स
इज कॉन्टिन्यूअस, कि फंक्शन कैसा है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस है एट ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन हमें वो सारी वैल्यू एक्सक्लूड करनी होती है जहाँ पे फंक्शन हमारे डिफाइन नहीं होता, और वो वैल्यूज थी 2n+1 इंटू π/2। ये सारी वैल्यू हमने एक्सक्लूड करी क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन बच्चों डिफाइन नहीं था। ठीक है, हाँ या ना बोल दो, यस सर। तो ये हमने पढ़ लिया बच्चों सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ग्राफ पढ़ लिए तो इसके साथ एक बोल्ड स्टेटमेंट लिखो बच्चों, all trigonometry functions are continuous on its domain, कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं सर, अपने डोमेन पर। कहाँ पर होते हैं बच्चों, बोल के बताओ, एक बार बोल के बताओ मुझे, डोमेन पर। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की डोमेन याद है तो उन सभी वैल्यू पे हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, कॉट भी हो गया, टेन भी हो गया, साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, सारे के सारे फंक्शन 5 और 6। बात आ गई समझ में। अब एक फंक्शन बच गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगला कौन सा फंक्शन है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो चलिए देखते हैं बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझना बच्चों, हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है बच्चों f(x) इक्वल्स टू a की पावर x। दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, f(x) इक्वल्स टू a की पावर x। ध्यान क्या रखना है कि बच्चों a की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए और a कभी भी बच्चों 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब ये दो तरीके का देखने को मिलता है, ये दो तरीके का देखने को मिलता है बच्चों। ध्यान क्या रखना है, हमेशा 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 ध्यान रखना है क्या सर जी, जो ये a है ये हमारा बेस है और जो ये x है ये हमारा एक्सपोनेंट है। तो ये जो बेस है बच्चों ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, और ये जो हमारा एक्सपोनेंट है ये वेरिएबल है। क्या है बच्चों, वेरिएबल है। इस बात का ध्यान रखना है बच्चों, इस बात का बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। एग्जांपल के लिए सर कुछ एग्जांपल दिखा दो, बिल्कुल दिखा देता हूँ। देखो मान लो ऐसा लिखा गया f(x) इक्वल्स टू 2 की पावर x, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ऐसे लिखा है सर 10 की पावर x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सर -5 की पावर x, नहीं ये नहीं है। क्यों, क्योंकि ये आ जाएगा, अब ये नेगेटिव हो गया तो बच्चों ये एक इमेजनरी बन गया ना। अभी ये इमेजनरी बन गया तो यहाँ पे पहुंच गए हम कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा वगैरह, तो ये नहीं माना जाता। ठीक है, ये बात समझ में। ओके, अब इसका हमें ग्राफ की बात करें तो बच्चों ग्राफ बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमारे a है यानी जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए बच्चों और 1 से छोटी होनी चाहिए। ये इसकी पहली शर्त है कि a हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। दूसरा, a हमेशा बच्चों मोर देन 1 होगा, यानी a की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी बच्चों, छोटी देखने को मिलेगी। माफ करना, ठीक है, यानी हमारा जो 1 है, जो a है वो हमेशा, जो a है वो 1 से हमेशा क्या देखने को मिलेगा बच्चों, बड़ा। दो केस होते हैं, या तो a 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, या तो a 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, या फिर a की वैल्यू 1 से हमेशा क्या होगी बच्चों, बड़ी होगी। दो केस बनेंगे। ठीक है, अब दोनों केस का हमें पढ़ना है बच्चों ग्राफ। तो चलो ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, आराम से समझेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। आ जाओ फटाफट समझ लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना।
ये हो गया बच्चों हमारा एक्स डैश, यहाँ पर आया बच्चों हमारा एक्स, ये हो गया बच्चों हमारा वाई, और ये हो गया हमारा वाई डैश। ठीक है क्या? हाँ या ना? तो चलो समझिए। तो बच्चों अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ग्राफ बनेगा बच्चों ऐसा। ये कभी भी टच नहीं करेगा बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है यहाँ पर ये वैल्यू बच्चों होती है 0,1 हमेशा, ध्यान रहेगा आपको। तो ये हो गया बच्चों एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ बनाए दूसरे वाले केस का, दूसरे वाले केस का ग्राफ बनाते हैं। तो दूसरे वाले केस का अगर हम ग्राफ बनाएंगे बच्चों तो ये हमारी एक्सिस, ठीक है, ये एक्स डैश, ये हो गया बच्चों हमारा एक्स, यहाँ पर आया हमारा वाई डैश, और ये हो गया बच्चों हमारा वाई। गौर करना, हाँ इसका ग्राफ कुछ ऐसा ये, और ये वैल्यू भी बच्चों हमारी होती है 0,1। ठीक है, बात आ गई समझ में, हाँ या ना? एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन के लिए ग्राफ बच्चों अलग तरीके से बनाए हैं। ये वाली कंडीशन कब प्रिपेयर करनी है, यानी ऐसा ग्राफ कब बनेगा? जब हमारे यहाँ x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगी तो ऐसा ग्राफ बनाना है। जब x की वैल्यू मतलब a की वैल्यू, माफ करना, a की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ओके है क्या? बात करते हैं बच्चों डोमेन और रेंज। तो डोमेन बच्चों x की वैल्यू जो चाहे वो रख दो, यानी ऑल रियल नंबर। लेकिन रेंज कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चों देखो कहाँ से इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी। बात आगे समझ में? सेम इसका भी, माफ करना बच्चों ये 0 इंक्लूड नहीं होगा। ओके है, सिमिलर दोनों के लिए बहुत। ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इतना आसान सा है। तो बताओ ये कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस? ग्राफ देखकर आपको कैसा लग रहा है? कहीं पे ब्रेक हुआ है क्या हमारा फंक्शन? क्या हमारा फंक्शन कहीं पे ब्रेक हुआ है? देखो तो कहीं पे भी ब्रेक हुआ है? नहीं सर, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हुआ। तो हम क्या कहेंगे? एफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स इज continuous at all x belongs to रियल नंबर। और एक छोटा सा नोट डाल दो बच्चों, क्या कि सर जब यही एफ एक्स इक्वल्स टू जब e की पावर x बन जाता है तो बच्चों इसे हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बस बात खत्म। ठीक है, अब हमें पढ़ना है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, लॉगरिदम फंक्शन। कौन सा फंक्शन पढ़ना है बच्चों? लॉगरिदम फंक्शन। आ जाओ फटाफट देख लेते हैं। हाँ, लॉगरिदम फंक्शन, लॉग फंक्शन। तो लॉग फंक्शन क्या होता है? ठीक है, समझना जरा। अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा कि सर y इक्वल्स टू ए की पावर x, यही पढ़ा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि बच्चों इस दिए गए फंक्शन के अंदर, इस दिए गए फंक्शन के अंदर इनपुट x हमारा इनपुट होता है, यानी हम x की वैल्यू क्या करते हैं? पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या करेंगे? हम पुट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बच्चों मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे आंसर में ना किसका मिलेगा? y आउटपुट मिलेगा, यानी y आंसर देगा। ये इसका मतलब है कि x की वैल्यू पुट करो y का आंसर निकलेगा, x की वैल्यू पुट करो y का आंसर निकलेगा। तो हमने इसे क्या कह दिया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कह दिया? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कोई भी दिक्कत? हाँ, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। अब जरा इसी फंक्शन को एक दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, अब देखना, ये हमारा बेस है तो हमने लिखा लॉग, बेस यहाँ पे रहेगा बच्चों। ठीक है, बराबर में आया एक्सपोनेंट और ये हमारा आ गया फंक्शन। बस बन गया बच्चों। सर क्या लिख दिया आपने? समझाता हूँ। ये लिखने का मतलब है, इस लिखने के पहले मतलब को समझो कि सर इसमें
अब मैं y की वैल्यू पुट करूंगा, y की वैल्यू पुट करूंगा, यानी y मेरा इनपुट बन गया, तो आंसर में मुझे x की वैल्यू मिलेगी, यानी x आउटपुट बन गया। कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन के अंदर हम पहले x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिलती है, और log फंक्शन के अंदर मैं y की वैल्यू पुट करता हूं तो x की वैल्यू मिलती है। अब जरा आप गौर करो, बहुत ही ध्यान से गौर करना, बहुत 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 ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। यहाँ पर x हमारा एक एक्सपोनेंट है, क्या है बच्चों? एक्सपोनेंट, यानी पावर है। a बच्चों हमारा बेस है, a क्या है बच्चों? बेस है। और y जो था वो हमारा एक फंक्शन था। अब मैंने इसको उल्टा करा है, तो बेस तो हमारा अभी भी देखो a है, y, और हमें आंसर में क्या मिला है? हमें आंसर में क्या मिला है? आंसर में मिला है ये क्या है? ये आंसर में क्या मिला है? x। x क्या है आपके लिए सर? x क्या है? x क्या है? एक्सपोनेंट, पावर। तो log हमें आंसर में क्या देता है बच्चों? एक्सपोनेंट देता है। log हमें आंसर में क्या देता है? एक्सपोनेंट देता है। एक एग्जांपल हो जाए इसी बात पे? हाँ, एक एग्जांपल हो जाए, एक एग्जांपल हो जाए। चलिए मैं कहता हूं कि 2 की पावर 3 बच्चों आंसर क्या होता है? 8। कोई भी दिक्कत? हाँ या ना? अब जल्दी से मुझे बच्चों ना आप यहाँ पे एक्सपोनेंट बता दो। एक्सपोनेंट कितना है? 3 है। बेस कितना है? 2 है। और फंक्शन कितना है हमारा? यानी आंसर जो निकला है 8 है। यही है ना? अब इसको दूसरी भाषा में लिखते हैं, लॉग के टर्म में। हमने लिखा लॉग, बेस कितना है? 2, फंक्शन कितना है? 8, और आंसर कितना है? 3। बस लिख दी। नहीं आया, एक और समझते हैं। 3 की पावर 3 कितना होता है? 27। ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉग में लिखो तो सर लॉग बेस कितना है? 3, फंक्शन कितना है? 27, पावर कितनी है? 3। कहानी खत्म, आंसर आ रहा है। एक और, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मान लीजिए, लिखो लॉग के टर्म में। सर लॉग बेस कितना है? बेस 4, फंक्शन यानी आंसर में कितना निकला है? 16। सर पावर कितना है? 2। आंसर अब आया समझ में? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? तो एक बात अब नोट करके लिखो, क्या? कि सर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिदम फंक्शन आर इनवर्स, आर इनवर्स, ये इनवर्स होते हैं ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों? उल्टा होते हैं। तो चलो अब एक ग्राफ बना के देख लेते हैं, एक हम ग्राफ बना के देख लेते हैं, ठीक है? गौर करना आप। ये हो गया बच्चों हमारा y, ये y डैश, और यहाँ पर बच्चों आ गया हमारा x डैश, और ये आ गया हम x, ठीक है? मैं ग्राफ बना रहा हूँ y इक्वल्स टू a की पावर x का, कब? जब a की वैल्यू बच्चों 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है। बना के दिखाया अभी मैंने आपको, बोलो हाँ या ना? तो कैसा ग्राफ बनता है भैया इसका? ऐसा, और ये पॉइंट होता है बच्चों 0,1, ठीक है क्या? तो अब हमें लॉगरिदम फंक्शन का, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू a की पावर x का। तो आप क्या करो, इसके बच्चों हमें एक यहाँ पर ओरिजिन से एक लाइन पास आउट कर देनी है। हमें ओरिजिन से क्या करनी है बच्चों? एक लाइन पास कर देनी है। कर दिया। अब ये इसका मिरर इमेज बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों?
मिरर इमेज। तो मिरर इमेज बनाओ, इसका उल्टा कर दो, इसके मिरर इमेज बनाओ, यानी जो ग्राफ आपने बनाया है इसको बच्चों उल्टा कर दो। कैसे? ऐसे। ये y इक्वल्स टू log x, बेस क्या है इसका? a, बना दी। इसका उल्टा और देखो, और देखो। अब मैं फिर से बना रहा हूं बच्चों y इक्वल्स टू मैं फिर से ग्राफ बना रहा हूं y इक्वल्स टू, माफ करना बच्चों, हाँ हम फिर से ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल्स टू a की पावर x, लेकिन इस बार a की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो जरा गौर करना, जरा सा गौर करना। सर ये x डैश, ये हो गया बच्चों x, ये आपका y, और ये हो गया बच्चों y डैश। तो इस केस में हम जब बच्चों ग्राफ बनाएंगे, तो आप देखो हमने इसका ग्राफ कैसे बनाया है। देखो तो एक बार, ये देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये फंक्शन सेकंड वाला आ रहा है, अपवर्ड है। तो इस केस में हम इसे ग्राफ अपवर्ड बनेगा, तो बनाते हैं इसे ग्राफ, ये अपवर्ड। तो ये ग्राफ बना है y इक्वल्स टू a की पावर x, और ये पॉइंट हो गया बच्चों हमारा 0,1। अब इसके ओरिजिन से एक लाइन पास आउट करा दो, पास करा दी। अब इसका बनेगा उल्टा, मिरर इमेज बनाओ तो जरा। तो आप देखो कैसा बन रहा है, ये y इक्वल्स टू log बेस ax। आया क्या समझ में? हाँ या ना? ये इसका उल्टा हो जाएगा 1,0, ऐसे ही इसमें 1,0। बात आ रही है समझ में? हाँ या ना? तो log क्या होता है? log क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिवर्स, और ये कह दो इसका रिवर्स। बात आ गई समझ में? हाँ या ना बोल दो। अब बात करते हैं डोमेन की, कि लॉगरिथम फंक्शन का डोमेन क्या होता है, लॉग फंक्शन का डोमेन क्या होता है। ठीक है, आ जाओ फटाफट देख लेते हैं। तो डोमेन ऑफ अ लॉगरिथम फंक्शन, तो बच्चों डोमेन आप x के कौन कौन सी वैल्यूज रख सकते हो? सर x की वैल्यू हम नेगेटिव नहीं रख सकते, लेकिन 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं। रेंज क्या लॉग एक्सपोनेंशियल कभी नेगेटिव हुआ? नहीं, तो लॉगरिथम फंक्शन भी कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देगा। ठीक है, अब क्या लॉगरिथम फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है? ऑफ कोर्स यस, लॉगरिथम फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हमारा लॉग फंक्शन भी क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। चेक कर लो, चेक करो, ये देखो क्या कहीं पे हमारा ग्राफ ब्रेक हुआ है? बोलो, क्या कहीं पे आपका ग्राफ ब्रेक हुआ है? देखो तो ये नहीं सर, कहीं पे भी नहीं हुआ। तो हमारा लॉग फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। बात आ रही है समझ में? तो ये था बच्चों हमारा कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हमने आपके साथ मिलकर हर एक फंक्शन की डिटेल एनालिसिस करा है कि कौन सा फंक्शन किस पॉइंट पर किस तरीके से कॉन्टिन्यूअस होता है और कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात आप मेरे साथ यहाँ पे भी लिख दो कि इस पर, कि ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने डोमेन पर क्या होते हैं बच्चों? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। बात करते हैं इसे ग्राफ की, तो वो बच्चों हम जब मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा तो वहीं पे इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा दूंगा। बट अभी के लिए आप ध्यान रखोगे कि आईटीए फंक्शन अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं।
तो बच्चों हमने क्या क्या पढ़ लिया, लॉगरिथम फंक्शन पढ़ लिए, अलजेब्रिक पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़ लिया, एक्सपोनेंशियल पढ़ लिया और फाइनली हमने इन्वर्सिव पढ़ लिया। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये छोटी सी वीडियो आपको कॉन्टिन्यूटी को समझाने में हेल्प कर रही होगी, कि आपने कॉन्टिन्यूटी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा। अगली वीडियो के अंदर अब मैं आपको कॉन्टिन्यूटी के ऊपर समझेंगे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को किस तरीके से और किस अप्रोच से सॉल्व करना है। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।